तो स्वागत है आपका पहले लेक्चर में इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी रिवीजन सीरीज के। टॉपिक है इकोलॉजी एंड डिवीजन। ओवरऑल लेक्चर 1 है, पार्ट 1 है। हमारे बारे में आप देख सकते हो, आराम से पढ़ लेना पॉज करके। बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको क्या करना है। अगर इन सबसे आप रेडी नहीं हो तो बिल्कुल वीडियो को मत देखो, अभी बंद करो और जाओ बाकी काम कर लो, है ना, मजे करो। लेकिन इस वीडियो को देखने का कुछ कंडीशन है, और एक कंडीशन ये रहा आपके सामने कि आपको कॉपी एंड पेन लेकर बैठना है। अपनी कॉपी में इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए मार्क करना है फ्रॉम 1 to 17 और 3 कॉलम बनाने हैं। कैसे, समझो ध्यान से। यहाँ पे ऐसे 3 कॉलम बनाओ अपनी कॉपी में। पहले कॉलम में लिखो सीरियल नंबर, क्या लिखना है उसमें, 1 2 3 कहाँ तक, अप टू 17 तक। दूसरे कॉलम में लिखना है आपको ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिखेगा आपको, हर एक क्वेश्चन के बाद उस वो वाला ऑप्शन लिखना है, ए बी सी, जो भी आपको लगता है ना, कि तीसरे का सी होगा, चौथे का बी होगा, ऐसे करके। पांचवा, नेक्स्ट कॉलम में, तीसरे कॉलम में आपको अप्रोच लिखना है। अब देखो ध्यान से, कभी कभार ऐसा होता है कि गलती से हमारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो अगर गलती से सही हुआ तो क्रॉस करना है। अगर एक्चुअल में जो अप्रोच हुआ, जो मैं वीडियो को एक्सप्लेन करूंगा, तो टिक करना है। समझो ध्यान से, क्या करना है एक बार फिर से समझते हैं कि आपको अपनी कॉपी में ऐसे करके 3 कॉलम बनाने हैं। एक में लिखना है सीरियल नंबर, उसमें 1 से 17 तक मार्क करना है। दूसरे कॉलम में होगा ऑप्शन, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने दिखाया। अभी इसके बाद जब पहले क्वेश्चन पे आऊंगा, क्वेश्चन देखते ही आपको पॉज करना है। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन देखते ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ, सच दैट आपका टाइम बचे। तो इसलिए क्वेश्चन देखते ही आपको पॉज करना है वीडियो को, और उसका ऑप्शन लिखना है जो भी आपको लगता है। ठीक है, अगर नहीं लगता, आ नहीं रहा, फिर भी आपको उसको ऑप्शन चूज करना ही करना है। क्यों? क्योंकि इसी वे में हम अप्रोच डेवलप कराते हैं आप में कि यूपीएससी के क्वेश्चन को कैसे टेकल करते हैं, राइट। ओके, तो जैसे ही आपने ऑप्शन लिख लिया है ना, उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो को ऑन कर देना है आपको, राइट। पॉज किया था, ऑप्शन आपने लिख लिया, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करना है। अब उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो जैसे ही मैं एक्सप्लेन करूं आपको पता चले कि हाँ, मेरा अप्रोच क्या था, और जब जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें दोनों में डिफरेंस है क्या। अगर डिफरेंस है मतलब अप्रोच गलत है आपका, तो क्रॉस करना है। अगर सेम अप्रोच है तो टिक करना है। ठीक है, ओके। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसी है, और नंबर ऑफ सही क्वेश्चन से पता चलेगा कि हाँ ठीक है, कितना आपकी तैयारी है, राइट। आई होप कि ये दूसरा पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डोंट वरी, फिलहाल के लिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और बेहतर होता जाएगा। क्वालिटी का सीरीज अगर आपने किया है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा हर एक लेक्चर के लिए हम करते थे, है ना। तीसरा, पॉज वीडियो एंड राइट और आंसर बता ही दिया, देन सी द एक्सप्लेनेशन, ये भी हो गया। चौथा, पांचवा, बी रियल एंड ऑथेंटिक टू शेयर योर स्कोर। देखो, आपको ट्रांसपेरेंट होना है, अकाउंटेबल होना है, मतलब ओवरऑल क्रेडिट सिस्टम डेवलप करना है आपको, राइट। क्यों? क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट होने वाले हैं इस कंट्री के, है ना। तो जरूरी है कि ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक हो, और वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे डेवलप होता है, कुछ बोल्ड स्टेप लेने से। जैसे इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको क्या करना है, अपने स्कोर को शेयर करना है। कौन सा? ये तीनों। जैसे मैंने 17 क्वेश्चन कराए, तो 17 आउट ऑफ 12 आउट ऑफ 7, ऐसे आप कर सकते हो। मतलब ये टोटल 17 क्वेश्चन थे, जिसमें आपने 12 करेक्ट किए, और उसमें भी 7 जो है करेक्ट अप्रोच से किए। ठीक है, तो इस तरीके से अपना स्कोर आपको कमेंट करना है। ये तो बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप कल को एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, तो इससे आपके अंदर रियल ऑथेंटिसिटी आएगी, ट्रांसपेरेंट रह पाओगे, अकाउंटेबल ठहरा पाओगे, है ना। ये सारे के सारे क्वालिटीज, है ना, करेक्टरिस्टिक डेवलप होगा। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। तो बोला, हाउ मेनी पेयर अबव आर करेक्टली मैच। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो केरा वेटलैंड की अगर हम बात करें तो पंजाब में ना होके जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। रेणुका वेटलैंड बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश में है। रुद्र सागर लेक भी त्रिपुरा में है, और सस्थानकोटा लेक जो है वो तमिलनाडु में ना होके केरला में है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन पहला और चौथा गलत है, इसलिए 2 पेयर केवल ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैंने कहा कि केवल क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा पर्पज नहीं है, बल्कि उसके साथ जो डेटा है, फैक्चुअल डेटा, उससे रिलेटेड ऑप्शन, हर एक ऑप्शन स्टेटमेंट से रिलेटेड, वो जरूरी है। इसलिए आप बिना बोर हुए, है ना, बिना इधर उधर स्किप किए वीडियो को या फिर फास्ट फॉरवर्ड किए, आप एक एक एक्सप्लेनेशन सुनोगे अच्छे से और उसको समझोगे। क्यों? क्योंकि वही बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन बी हो गया, आपको मालूम चली गया।
पहला पेयर इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि ओकेरा वेटलैंड इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, नॉट इन पंजाब। ओकेरा वेटलैंड इज अबाउट 10 किलोमीटर है श्रीनगर से, ठीक है। इट इज नेचुरल पेरेनियल वेटलैंड। नेचुरल पेरेनियल वेटलैंड का मतलब ये थ्रू आउट द ईयर वेट ही रहता है ना, सूखता नहीं है, ठीक है। कंटिगुअस टू दी झेलम बेसिन, जो झेलम बेसिन है उसके कंटिगुअस में मिलता है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्यों? क्योंकि रेणुका वेटलैंड इज द लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ से एक फैक्ट और आपको क्लियर हो गया, क्या? कि जो रेणुका वेटलैंड है वो लार्जेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ओके, इट इज अ नेचुरल वेटलैंड विद फ्रेश वाटर स्प्रिंग एंड इनलैंड सबटेरेनियन कास्ट फॉर्मेशन। अब ये बात क्या आती है कि ये सब क्या होता है सर? कास्ट फॉर्मेशन है ना, इनलैंड सबटेरेनियन कास्ट फॉर्मेशन। तो देखो क्या होता है कि बहुत बार चट्टानों के अंदर जो है स्मॉल स्प्रिंग निकलती है ना, फ्लो करती है, मतलब पानी बहता है, उसी को सबटेरेनियन कास्ट फॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। फेड बाय ए स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू दी फ्रॉम दी लोअर हिमालयन आउट टू दी गिरी रिवर। ओके, बाकी तीसरा और चौथा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा बोल रहा है इज करेक्टली मैच की रुद्र सागर लेक ऑल्सो नोन एज रुदी जला। अब यहाँ पे एक चीज और फैक्ट क्लियर हो गया कि उसको रुद्र सागर लेक को रुदी जला भी बोलते हैं। एक लेक है जो कि मेलाघाट त्रिपुरा में लोकेटेड है। द लेक इज डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट। ये रामसर साइट भी है, कौन सा? रुदी जला या रुद्र सागर लेक। lowland sedimentation reservoir in the northeast hill fed by 3 perennial stream discharging to the river Gomti। अगला इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि ससमकोटा इज लोकेटेड इन द कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, है ना। कहाँ पे है? कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, नॉट तमिलनाडु। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला। अब यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन केरला। याद कीजिए, पहला जो है होकेरा लेक कहाँ पे था? आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में था। और दूसरा जो हमने देखा रेणुका लेक, वो कहाँ का था? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में वो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक था। सेम वे में यहाँ पे भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला में, क्या? सस्थमकोटा लेक। आई होप कि ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इरा आपके सामने। बोला रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ, देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज इट्स किडनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट द अबव स्टेटमेंट। एक बार बताओ, किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है वेस्टेज को फिल्टर करके वेस्ट मटेरियल को सेग्रेट करना, है ना, अलग करना। तो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अगर है तो वो हो जाएगा आंसर। पहला, वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सब सॉइल पर्कुलेशन एंड इवेपोरेशन। नहीं, algae form the nutrients base upon which fish, crustacean, molluscs, birds, reptiles and mammals thrive. Okay, नहीं। Wetlands play a vital role in maintaining sedimentation balance and soil stabilization. Okay, मैच कर रहा थोड़ा बहुत, है ना। sedimentation balance and soil stabilization की बात हो रही है। लेकिन अगला देखते हैं, aquatic plants absorb heavy metal and excess nutrition। देखो यहाँ पे होगा ना, सेग्रीगेट करा, फिल्टर करा, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। वैसे देखा जाए तो सी और डी में, है ना, जब पेपर हुआ था सी और डी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर डी है। क्यों? क्योंकि किडनी का मतलब ये हुआ कि उसको फिल्टर आउट करना है वेस्ट मटेरियल को बाहर, जैसे यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है हैवी मेटल्स को, है ना, और एक्सेस न्यूट्रिशंस को। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जस्ट एज फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, वेटलैंड्स आर द किडनीज दैट रेगुलेट वाटर एंड फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द लैंडस्केप। बाकी भी इंफॉर्मेशन समझते हैं कि वेटलैंड्स इंक्लूड मैनग्रोव्स, पीटलैंड्स एंड मार्शेस, rivers and lakes, deltas, floodplains and flooded forest, rice fields and even coral reefs। ये सबके सब क्या है? वेटलैंड्स के में ही आते हैं, राइट। Aquatic plants of wetlands absorb heavy metals and excessive nutrients, thereby purifying water. For instances, mangrove trees have the ability of storing metals, transferring these elements from the sediment and concentrating them in their tissues. They can serve as a means for immobilization and removal of pollutants। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन से हमने कितनी सारी चीजें सीखी, राइट। कि वेटलैंड का डिफिनेशन क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड होती है ना। और मैनग्रोव कैसे हेल्प करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स का क्या काम होता है, ये कितनी सारी चीजें सीखी, राइट।
तो इसलिए एक्सप्लेनेशन आपको एक एक चीज एक एक वर्ड पढ़ना है, क्या है कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विथ रेफरेंस टू द पॉलीएथाइलिन टेरेफ्लेट the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statement। 4 स्टेटमेंट दिया है इसके रिगार्डिंग, किसके, इसको बोलते हैं पॉलीएथाइलिन टेरेफ्लेट। 4 ऑप्शन। पहला, इट फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विथ वूल एंड कॉटन फाइबर टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। देखो, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको दिखेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होगा। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट दिख रहा है ना, कि वो ब्लेंड किया जा सकता है वूल और कॉटन फाइबर के साथ रीइंफोर्स करने के लिए उनकी प्रॉपर्टी या स्ट्रेंथ को, सही है। दूसरा, कंटेनर्स मेड ऑफ इट बी यूज टू स्टोर एनी एल्कोहलिक बेवरेज। देखो, एक तो आ गया यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड, क्या, एनी एल्कोहलिक बेवरेज। और यहाँ पे समझो, जनरली ये सब नोटिस है ना, निगेशन में यूज किया जाता है। निगेशन का मतलब कि एल्कोहलिक बेवरेज को है ना, उसमें रखा, कोई रिएक्शन हुआ है ना, तो इसलिए उसको बैन किया या फिर हटाया या फिर मना किया। ठीक है, तो इसलिए कोई एक स्पेसिफिक चीज को स्पेसिफिक चीज में स्टोर करने का है ना, निगेशन में चलता है। इसलिए दूसरा वाले को हमें होल्ड करते हैं कि गलत भी ये गलत है या सही है। ठीक है, नहीं पता। तीसरा, कॉमन सेंस बोल रहा गलत है लेकिन फिर ये ठीक है, होल्ड पे रखते हैं। तीसरा, बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकिल इनटू अदर प्रोडक्ट। ओके, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज ऑफ बाय इनकार्नेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ये देखो, विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। देखो, अगर जलाओगे तो कोई ना कोई है ना ग्रीन हाउस गैस तो निकलेगी निकलेगी, राइट। तो इसलिए चौथा स्टेटमेंट बहुत ही एक्सट्रीम हो गया, जो कि बिल्कुल गलत होना चाहिए। तो चौथा तो हो नहीं सकता। देखो, चौथा है ना, कट करो, बचा कौन सा, पहला ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन होगा। अब तीसरे, पहले और तीसरे में दोनों में तीसरा तो होगा, मतलब तीसरा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला और दूसरे को एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैंने कहा पहला तो एकदम क्लियर है कि होगा ही होगा, दूसरे में हमें डाउट है। तो देखो, यहाँ से एकदम क्लियर होगा कि दूसरा तो नहीं होगा। ठीक, तो बचा कौन सा, ऑप्शन ए में हम जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आपका एक अप्रोच डेवलपमेंट भी हो रहा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने कि पॉलीएथाइलिन टेफ्थालेट, या फिर इसको पीईटी और पीईटी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, टेरेफ्लेट है ना, इज ए स्ट्रॉन्ग स्टिफ सिंथेटिक फाइबर है और रीसिन एंड अ मेंबर ऑफ द पॉलिस्टर फैमिली ऑफ पॉलीमर्स। PET is spun into fibers for permanent press fabrics and blow molded into disposable beverage bottles। Statement 1 correct है कि they are often used in durable press blend with other fibers such as rayon, wool and cotton, enforcing the inherent properties of those fibers while contributing to the ability of fabric to recover from its wrinkling। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि सेल, देखा, सेल ऑफ एल्कोहल इन पेट इज बैन इन महाराष्ट्र। देखा, बैन हुआ तभी उसको एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट के लिए बोला। प्लास्टिक पैकेजिंग इज डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ एंड कंट्री मेड फॉरेन लिकर बोथ आर प्रोहिबिटेड टू बी सोल्ड इन सच बोटल्स। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है, देखा होगा आपने, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल पे है ना पेट लिखा होता है, वो पॉलीएथाइलिन है ना टेरेफ्लेट के बने होते हैं। कार्बोनेटेड बेवरेज बोतल जैसे सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट, पॉलीएथाइलिन टेफ्रालेट इज द मोस्ट टेरेफ्लेट इज मोस्ट वाइडली रिसाइकिल्ड प्लास्टिक। ठीक, फॉर इंस्टेंस PET bottles and containers are commonly melted down and spun into fibers for fiber fill और carpets। इसको आप गूगल करके देखोगे कि पॉलीएथाइलिन टेफ्रालेट, या फिर एक काम करो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल वगैरह अगर आप लेना ना, या फिर अभी सर्च करो फ्लिपकार्ट पे, या फिर बाकी जो जल्दी डिलीवर कर देते हैं वहां पे देखोगे तो PET है ना, पेट बॉटल लिखा होता है उस पर। ठीक, तो उसका मतलब यही होगा पॉलीएथाइलिन टेरेफ्लेट। चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि पॉलीएथाइलिन लाइक अदर प्लास्टिक इज नॉट इनर्ट and is known to release additives and other degradation products into the environment throughout its lifetime। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोला इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक इज मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिशन टू द इंटर दिस साइकिल। तो देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर है ना, तो वेदरिंग ऑफ रॉक से कौन सा साइकिल कंप्लीट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फास्फोरस साइकिल। ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ठीक,
कि कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल आर द गैसियस साइकिल। कैसा साइकिल है? गैसियस साइकिल। इन दी साइकिल द मेन रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिशन इज द एटमॉस्फेयर और द हाइड्रोस्फीयर। याद है आपको, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, तीन होता है। या तो एटमॉस्फेयर में मिलेगा या तो हाइड्रोस्फीयर में। इन सल्फर साइकिल न्यूट्रिएंट इज रिलीज्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक। देखो, वेदरिंग ऑफ रॉक से भी सल्फर रिलीज होता है, लेकिन उतना इनफ अमाउंट में नहीं होता जितना फास्फोरस। अभी फास्फोरस पे आएंगे और क्लियर होगा। इरोजनल रन ऑफ एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इन सबसे क्या रिलीज होता है? सल्फर। द सल्फर साइकिल इज मोस्टली सेडिमेंटरी, बट two of its compound, hydrogen sulfide और sulfur dioxide, and a gaseous component to its normal sedimentation cycle। मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? H2S और SO2, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। और कहाँ कहाँ से मिलता है? वेदरिंग ऑफ रॉक, इरोजनल रन ऑफ और डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से। वहीं पे अगर हम फास्फोरस साइकिल की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स गॉट रिलीज मेनली बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक, सिंस फास्फोरस मेनली अकर एज अ मिनरल इन द फॉस्फेट रॉक्स। ठीक है, कि फास्फोरस जो है मेनली अकर एज अ मिनरल इन फॉस्फेट रॉक्स। इट इंटर द साइकिल फ्रॉम इरोजन एंड माइनिंग एक्टिविटी। होपफुली ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रियोरस? डेट्रियोरस पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं। क्या होता है कि वो सारे के सारे है ना जंतु जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? डेट्रियोरस बोलते हैं। तो देखो, अर्थ फॉर्म तो होगा, ठीक है, और बाकी होगा आता पता नहीं, तो अभी पता कर लेते हैं फिर, है ना। अर्थ फॉर्म हो गया, पहला ऑप्शन होगा, दूसरा नहीं हो सकता। अब एक चीज और पता होना चाहिए कि वुडलाइस जो होता है वो भी क्या होते हैं? डेट्रियोरस होते हैं। तो पहला और पांचवा, पहला और पांचवा देखो कॉम्बिनेशन कहाँ बैठ रहा है? दूसरा, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी हो सकता है और डी हो सकता है, पहला भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे देखा जाए तो सी है, लेकिन बाकी क्यों नहीं है समझते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से एक एक चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि डेट्रियोरस आर heterotrophs that obtain their nutrition by feeding on detritus, मतलब डेड या फिर डिकेइंग प्लांट और एनिमल से। 1, 3 और 5 सही है। क्यों? क्योंकि अर्थवर्म, मिलीपीड्स एंड वुड लाइस आर डेट्रियोरस। एक काम किया करो, जैसे इन सब वर्ड्स को पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही उनका इमेज देख लिया करो। कहाँ से? ऑब्वियस है, गूगल से। ठीक है, चलो मैं भी दिखाई देता हूँ आपको, देखते हैं इस पे काम करता है कि नहीं। तो क्या है, अर्थवर्म को तो सभी लोगों ने देखा होता, मिलीपीड्स और वुड लाइस देखते हैं, ठीक। मिलीपीड्स, मिलीपीड्स, ओके, एक बार स्पेलिंग चेक करते। हाँ, दोनों जगह आई आई है। ओके, मिलीपीड्स। अच्छा देखो, ये इसको कहते हैं मिलीपीड्स। देखा ही होगा आप लोगों ने, जब बारिश वारिश होती है, ठीक है, तो ऐसा दिखता है बहुत जगह आपको, राइट। ये हो गया मिलीपीड्स, ठीक है। मिलीपीड्स देख लिया। ये क्या होता है? डेट्रियोरस होता है, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर पे, है ना, फीड करता है। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है कि नहीं। तो इसी को मिलीपीड्स बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, जरा कमेंट करना, देखते हैं। अगला क्या था? वुड लाइस, राइट। वुड लाइस को भी देख लेते हैं। वुड लाइस, वुड लाइस, वुड लाइस, वुड लाइस, ठीक है। ओ, ये देखो, इसको कहते हैं वुड लाइस। क्या आपने देखा है इसको पहले? हाँ, वुड लाइस ये तो देखा ही होगा। ओके, अगर देखा है तो बताना किधर ये मिलता है, कहाँ पे देखा है। ओके, सो एवरीबॉडी, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? ये तीनों के तीनों डेट्रियोरस होते हैं। आई होप कि अभी मैंने इमेज दिखा दिया है आपको, है ना, तो आगे तक भी ध्यान में रहेगा। अर्थवॉर्म, अच्छा अर्थवॉर्म को भी देख लो, उसके साथ क्यों, है ना, अब उसको क्यों हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज करें कि सबको मालूम होगा, सबने देखा होगा। देख ही लेते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि ना देखे रहे अर्थवॉर्म्स को। दे रहा आपके सामने अर्थवॉर्म्स, ठीक है। तो हमने तीन चीजें देखा, अर्थवॉर्म्स देखा, मिलीपीड्स देखा और अर्थवॉर्म देखा, मिलीपीड्स देखा और वुडलाइस देखा। आई होप ये तीनों के तीनों क्लियर हो गए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। जेली फिश कार्निवोरस होता है और सी हॉर्स इज ऑल्सो प्राइमरली अ कार्निवोरस एनिमल। कार्निवोरस आपको मालूम है ना, जेली फिश और सी हॉर्स दोनों के दोनों कार्निवोरस देखते हैं। चलो लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन देख ही लेते हैं उन दोनों को भी, ठीक है। ओके, जेली फिश, जेली फिश, जेली फिश, ये देखो,
ये होते हैं जेलीफिश। कितना खूबसूरत दिख रहे हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं? जेलीफिश। कार्निवोरस होते हैं, ध्यान रहे। ठीक। और लास्ट वाला क्या था? जेलीफिश था और सी हॉर्स था। सी हॉर्स, इसको देखते हैं। तो ये देखिए, सी हॉर्स ऐसे होते हैं। ठीक। ओके। तो आई होप ये पांचों के पांचों क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताओ मेरे को कि कौन कौन से क्या होते हैं? डेटिओरस होते हैं। तो अभी तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि पहला क्या है? अर्थवॉर्म डेटिओरस, जेलीफिश कार्निवोरस, मिलीपीड्स डेटिओरस, सी हॉर्स कार्निवोरस, वुडलाइड्स डेटिओरस। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग है स्पीसीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिज्म? है ना। नाइडेरियंस या फिर फंगाई या फिर प्रोटोजोआ। ठीक। ये तीनों में से सिम्बायोटिक रिलेशन, पहले तो इसको डिफाइन करते हैं। सिम्बायोटिक क्या होता है? देखो, दो लोग, है ना, ए और बी, जिसमें दोनों को म्यूचुअली फायदा, म्यूचुअलिज्म, है ना, मतलब ए जो है कुछ ना कुछ बेनिफिट बी को पहुंचाए और बी जो है ए को पहुंचाए, ऐसे रिलेशन को हम सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं कि दोनों का फायदा हो रहा किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट से या फिर रिलेशन से। ओके। तो तीनों में से कौन कौन करता है? देखो, फंगी और प्रोटोजोआ तो करता है। फंगी का आपने नाम सुना होगा कि फंगी जो है एल्गाई के साथ मिलकर लाइकेन बनाता है कि नहीं। ओके। प्रोटोजोआ का भी एग्जांपल आपने देखा होगा। और नाइडेरियंस भी, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों आंसर हो गए। अब क्या करोगे मेरे लिए? क्यों? क्योंकि ऐसे किया जाए तो बहुत लेक्चर लेंदी हो जाएगा। तो एक बार जरा मेरे को बताना कि लेंदी लेक्चर अगर हो जाए तो चलेगा, या फिर आपको एकदम क्लियरिटी चाहिए? सच देर मैं इसका भी इमेज शो कर पाऊँ, है ना, आपको, जैसे अभी बात पिछले वाले चैप्टर में किया, क्वेश्चन में किया। ठीक। चलो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि तीनों सही है। क्योंकि सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। पहला करेक्ट है कि नाइडेरिया इज एन इनवर्टिब्रेट फाइलम which often involve in symbiotic relation with the unicellular क्या है ये? डिनोफ्लैगेलेट एल्गी, है ना, नाम है एल्गी का, जिसका नाम है जूजेंथले। तो जो नाइडेरिया है वो जूजेंथले के साथ मिलकर एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट दूसरा भी सही है कि सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ अ प्लांट। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस provides water or certain nutrients. Fungi या fungi also lives in a symbiotic relation with the algae as lichen. तीसरा करेक्ट है क्योंकि प्रोटोजोआ आल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे सिम्बायोसिस इन प्रोटोजोआ मोस्टली रिप्रेजेंट। ये दो एग्जांपल है किसका? सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है। प्रोटोजोआ एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम है रूमिनेंट्स, लोअर टर्माइट्स, वुड ईटिंग कॉकरोचेस, प्लांट्स एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या रहते हैं? प्रोटोजोआ के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। तो एक चीज को छोड़े, इसको पढ़ लेते हैं। अ क्लोज म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन अ प्रोटोजोआ एंड यूनिसेलुलर सिम्बायोट, जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और यूनिसेलुलर एल्गी। तो टेक अवे ये है कि तीनों के तीनों सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ्स आर इन ट्रॉपिकल वाटर। ठीक है। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर लोकेटेड इन द टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। इन सब तीनों का जरा लोकेशन देखना आप, है ना, इस पे मैप पे तुरंत के तुरंत अभी जाओ, देखो क्या ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस का लोकेशन देखना जरा। अगला, कोरल रीफ्स होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो देखो, ये देखने में आपको एक्सट्रीम वर्ड लग रहा होगा, लेकिन एकदम सही है। कहते हैं कि कितना 2%, 1 से 2% कोरल रीफ है हमारे समंदर में, और वो करीब 25%, है ना, 25% एनिमल्स को, है ना, फीड करता है या फिर रहते हैं उसमें। तो सोचो कि कितना ज्यादा ये कंट्रीब्यूट करते हैं। राइट। तो देखो, तीसरा सही है, दूसरा भी सही है, और पहला पहला भी ठीक लग रहा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों सही होने चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो सही जवाब है कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि मोस्ट कोरल रीफ्स आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल वाटर, मतलब बिटवीन टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। आई होप कि आपको क्लियर होगा। इट इज बिकॉज ऑफ स्टिक इन्वायरमेंट कंडीशन विच दे रिक्वायर टू फ्लरिश। दूसरा करेक्ट है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस आर द लार्जेस्ट रीफ नेशन
विथ ऑलमोस्ट 44% ऑफ द कोरल रीफ्स। इन 3 कंट्री में केवल कितना है, 44% ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ है। इंडोनेशिया में लगभग 18%, वर्ल्ड कोरल इज लोकेटेड इन। ऑस्ट्रेलिया में भी 17.25% और फिलीपींस में करीब 9% ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ इज लोकेटेड। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है कि कोरल रीफ्स इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ डाइवर्सिटी विथ 32 से लेकर 34 एनिमल फाइला प्रेजेंट, इन कंट्रास्ट टू ओनली 9 फाइला प्रेजेंट्स एज फ्री लिविंग स्पीसीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में केवल 9 रहते हैं, लेकिन कोरल रीफ्स में 32 से 34 एनिमल फाइला रहते हैं। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ कोरल रीफ्स होता है। ठीक, ओके, कोरल रीफ्स के बारे में हम जान लेते हैं डिटेल में, ध्यान समझिएगा। कोरल रीफ्स आर लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर, देख ही लेते हैं ना, डोंट वरी। ये कितना खूबसूरत होते हैं, ठीक है, आप देखोगे तो कहोगे। देखो कोरल रीफ्स आ गया। ओके, ये देखा इमेज इनका। कोई बात नहीं, लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये अंडमान निकोबार में है ना, जाते हैं ना, तो वहाँ पे जब क्या करते हो, पानी के अंदर जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो तैरते हुए पानी के अंदर जाते हैं, एक वर्ड होता है, नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आपको मिले तो बताओ। और तो इतना खूबसूरत ऐसे दिखता है, राइट। तो आप देख सकते हो ये है कोरल रीफ्स। आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी आपको क्या होता है ना। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इससे निकल गया। ठीक, तो क्या है कि कोरल रीफ्स आर लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ द स्केलेटन ऑफ कोरल which are marine invertebrates animals. The coral species that build reefs are known as hermatipic या फिर hard coral because of they extract calcium carbonate from sea water. Sea water से वो calcium carbonate निकालते हैं to create a hard durable exoskeleton that protect their soft sac-like bodies. Other species of coral that are not involved in reef building are known as soft coral. देखो क्या होता है कि बहुत सारे है ना ऑर्गेनिज्म आते हैं, जब वो मर जाते हैं तो इस तरीके से एक लेयर बना लेते हैं, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, फिर बाकी आकर उस पर रह जाते हैं, ठीक है, उस पर अपना घर बना लेते हैं। फिर धीरे धीरे वो भी जब मर जाते हैं, फिर वो एक और लेयर बना लेते हैं, फिर एक और लेयर बन जाता है, फिर एक और लेयर बन जाता है। तो इन सब लेयर के ऊपर कोरल रीफ हमारी एग्जिस्ट करती है। दे ग्रो ऑप्टिमली इन वाटर टेम्परेचर बिटवीन इतना, ठीक, 23 डिग्री से लेकर 29 सेल्सियस। मोस्ट रीफ बिल्डिंग कोरल, इसलिए पता चला आपको ना कि क्यों वो ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, राइट। मोस्ट रीफ बिल्डिंग कोरल आर आल्सो रिक्वायर्ड वेरी सलाइन, बहुत ही साल्टी वाटर चाहिए उन्हें, कहां से कहां तक, 32 से 42 पार्ट पर 1000 में, ठीक। उसके साथ कोरल रीफ्स आर फाउंड थ्रू आउट द ओशियंस फ्रॉम डीप कोल्ड वाटर्स टू सैलो ट्रॉपिकल वाटर्स। टेम्परेट और ट्रॉपिकल लीव्स हाउएवर आर फाउंड ओनली इन जोन एक्सटेंडिंग एट मोस्ट फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। इसमें है ना कोरल रीफ मिलती है, लेकिन जो हमारा बीच का हिस्सा है जिसको हम ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं उसमें ज़्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि अभी जो कंडीशन देखा सलाइनिटी वाला और टेम्परेचर वाला वो फुलफिल होता है उसमें, है ना। रीफ बिल्डिंग कोरल प्रीफर टू ग्रो एट डेप्थ सेलोअर देन 30 मीटर, है ना, और वेयर द टेम्परेचर रेंज इज बिटवीन 16 से 32 और लाइट लेवल आर हाई। Coral reefs are one of the most productive and complex coastal ecosystem with high biological diversity. The high productivity is owing to the combination of its primary protection and support from its surrounding habitat. Because of the diversity of life found in the habitats created by corals, reef are often called the rainforest of the sea. अब कल को ये क्वेश्चन आ सकता है कि what is called which is called rainforest of the sea. तो आप बताओगे coral reefs are called rainforest of the sea. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये तो आसान है, सभी कर लेंगे। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग लीव मॉडिफिकेशन अकर इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉसेस, है ना, वाटर को बचाने के लिए कौन कौन से फिनोमिना होते हैं किसमें, डिजर्ट्स में। तो पहला है हार्ड एंड वैक्सी लीव, बिल्कुल सही। दूसरा टाइनी लीव, छोटे छोटे लीव, बिल्कुल। तीसरा थॉर्न इंस्टीड ऑफ लीव, ये भी बिल्कुल ठीक है। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, दैट्स वाई एकदम डी आंसर हो जाएगा इसका। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। डेजर्ट प्लांट्स आर एडाप्टेड टू देयर एरिड इन्वायरमेंट इन मेनी डिफरेंट वेज। पहला, सम प्लांट्स हैव हार्ड एंड वैक्सी लीव टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। हमें मालूम है कि ट्रांसपिरेशन जो है किसके थ्रू होता है, पत्तों के थ्रू, राइट। तो इसलिए वो वैक्सी लीव
हार्ड एंड वैक्सी लीव बना लेते हैं सो दैट ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर रुक जाए, मतलब कम हो जाए। द वैक्सी कवरिंग ऑन प्लांट्स लीव यंग स्टेम्स एंड फ्रूट इज कॉल्ड द क्यूटिकल्स। It is composed of cutin, a wax-like material produced by the plant that is chemically a hydroxy fatty acid. क्या होता है hydroxy fatty acid? The purpose of this covering is to help the plant retain water. ठीक, in arid regions that is very important. ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि small leaves on desert plants also help reduce moisture loss during transpiration. Small leaves means less evaporative surface per leaf. In addition, a small leaf in the sun does not reach as high temperature as a large leaf in the sun. और तीसरा, in arid regions, some plants have thorn instead of leaves to avoid loss of water through leaf transpiration. तीनों में leaf transpiration की बात हो रही है कि उसको अवॉइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि पानी की कमी होती है, कॉमन सेंस वाली बात है ना। Desert plant have few or no leaves and the foliage is either waxy, leathery, hairy or needle shaped to reduce water loss through transpiration. Some of them are entirely leafless with pricks or thorns. Some desert plants grow leaves during the rainy season and then they shed them when it becomes dry again. क्यों? such that वो पानी को बचा पाए, है ना। Some cut down on water loss even further by temporarily shutting down photosynthesis. तो देखो, जैसे ये सारी की सारी चीजें आप देखते हो ना, तुरंत उसको गूगल कर लिया करो। क्यों? क्योंकि गूगल करने से क्या होता है कि वो चीज दिमाग में छप जाती है ना। तो डेजर्ट प्लांट की अभी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं डेजर्ट। चलो, लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन अब क्या करें, क्लैरिटी भी तो चाहिए। डेजर्ट प्लांट्स लीव्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके सामने है ना, ये होता है, ये हो गया थॉर्नी, ठीक, और ये हो गया कैक्टस। ये आपको दिख रहा होगा, ये है कैक्टस, राइट, ओके। और टाइनी लीव्स, ये देखो टाइनी लीव्स, उतना भी टाइनी नहीं, ठीक है, लेकिन बाकी हुए कंपेरिजन में। ओके एवरीबॉडी, तो ये देख सकते हो आप जोशुआ ट्री, है ना। ये पूरा का पूरा क्या होगा, रेगिस्तान में जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आपका होगा कि सर इतना लेंथी लेक्चर हो गया, अब क्या करें, क्लियरिटी तो चाहिए ना आपको, है ना, इसलिए दिखाना पड़ा। अगला है इन्वायरमेंट डिवीजन सीरीज थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू, है ना। में 9th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन याद कीजिए, क्या मतलब हुआ इसका। जैसे आयरन फर्टिलाइजेशन का मतलब आयरन का अमाउंट बढ़ जाए, कार्बन फर्टिलाइजेशन मतलब कार्बन बढ़ जाए। कैसे? चारों से देखो। इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अच्छा हमसे क्या पूछा, बेस्ट डिस्क्राइब, वही पूछा है, तो चारों में पढ़ लेते हैं पहले। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन, नहीं ये तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का दिक्कत हो गया, है ना। अगला, इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशियन एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फियर, ओके, ये भी गलत है। अच्छा, हम ओशियन में रेट फर्टिलाइजेशन करते हैं, आपको बताना है क्यों करते हैं, ठीक है। अगला है एडाप्टेशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग ऑन अर्थ टू द क्लाइमेट चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ये भी नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। कार्बन फर्टिलाइजेशन is the increased growth of plants due to increased rate of photosynthesis in plants that result from increased level of carbon dioxide in the atmosphere. बाकी पढ़ लेते हैं कि the effect varies depending on plant species, the temperature and the availability of water or nutrients, है ना, nutrients. It is also the artificial enrichment of the atmosphere of greenhouses with carbon dioxide used to improve production level. Elevated CO2 concentration increases the plant growth and leaf photosynthesis even under water stress condition. Also elevates CO2 concentration enhances water use efficiency under water stress. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल बीओटी इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर, बच्चों को याद रहता है, ध्यान से, है ना। क्या होता है? मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, बिल्कुल गलत। कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, नहीं। पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक सिस्टम, एकदम सही। असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई एल्टीट्यूड, नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या होता है समझते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड, क्या ऑक्सीजन नीडेड by aerobic microorganism to break down organic material present in given
वाटर सैंपल। बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेवल ऑफ पोल्यूशन इन दी वाटर बॉडी। मतलब क्या हुआ कि कितना ऑक्सीजन चाहिए इसके लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसमें, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर पॉन्ड, तालाब है ना, नदी, रिवर, नाले में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सेम मैनर में एक सीओडी होता है, जिसका नाम होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देख लेते हैं इसका। अच्छा, जैसा कि ये बायोलॉजिकल है ना, और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा कि ऐसे कितना केमिकल चाहिए केमिकली उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अच्छा, यहाँ पे है, देख लेते हैं अच्छे से। बीओडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकिंग अप थ्रू द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन द ऑर्गेनिक मटेरियल। वहीं पे सीओडी की बात करें तो इज अ टेस्ट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। अच्छा, इसमें देखो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है जो बायोलॉजिकली, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ना, वो क्या कर पाए, ऑर्गेनिक मटेरियल को डिके कर पाए या फिर उसको क्लियर कर पाए। वहीं पे सीओडी क्या है, केमिकली कितना ऑक्सीजन चाहिए सच दैट ये केमिकली ऑक्सीडाइज कर पाए ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल, सच एज अमोनिया एंड नाइट्रेट प्रेजेंट इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, due to some reason, if there is huge fall in the population of species of butterflies, what could be its likely consequences, है ना। पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि बटरफ्लाई जो है पॉलिनेटर की तरह भी काम करती है। देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन दी फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। बोला कल्टिवेटेड प्लांट्स में जो है कुछ ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शन, नहीं, ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा है ना। तीसरा, इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर एंड बर्ड, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये जो है फीड करती हैं किस पे, बटरफ्लाई पे। दैट्स वाई अगर बटरफ्लाई गैप कर दोगे तो इनका पॉपुलेशन भी घट सकता है। तो पहला और तीसरा तो बिल्कुल सही हो गया, दूसरा गलत। पहला तीसरा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आसान है, देख सकते हैं आप कि बटरफ्लाई प्ले अ क्रूशियल रोल इन पॉलिनेशन। दूसरा इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि ड्रास्टिक चेंज कुछ भी नहीं होगा। तीसरा है ना, वास्प, स्पाइडर, बर्ड्स जो है नेचुरल प्रीडेटर ऑफ बटरफ्लाईज होते हैं, अगर उनके पॉपुलेशन में कमी आई तो हैम्पर कर सकते हैं इनके पॉपुलेशन को, किनके, जो उन पे फीड करते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, क्या एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, नहीं, दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ठीक है, ये बिल्कुल सही दिख रहा। द फ्लोरा एंड फौना एंड अ जियोग्राफिकल एरिया, नहीं, देखो इसमें दोनों बायोटिक और अबायोटिक दोनों जो है एक साथ रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। दैट्स वाई ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पढ़ सकते हो आप, एक इकोसिस्टम एक कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है इन कंजक्शन विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ देयर environment, biotic plus abiotic. Interacting as a system, these biotic or abiotic components are linked together through nutrient cycles and energy flows. In simple term, it is community of living and non-living things that work together. याद कीजिए, पहला ऑप्शन मैच कर रहा था क्या, कुछ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, यहाँ पे केवल ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बीइंग था, जबकि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के दोनों आने चाहिए। अगला, with reference to food chain in ecosystem, which of the following kind of organism are known as decomposer organism? decomposer कौन होते हैं, फंगी, बैक्टीरिया, अभी हमने देखा होते ही होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, राइट, जैसे रोटी पे फंगस लग जाती है या फिर वैसी चीजों पे बैक्टीरिया भी होते हैं। लेकिन वायरस जो है वो फीड करते हैं लिविंग चीजों पे, फीड करते हैं, उनको डिकम्पोज नहीं करते। ओके, तो वायरस तो होगा नहीं, पहला गया, आंसर आ गया बी, ठीक। ओके, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, डिकम्पोजर इज ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज या ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज रिमेन्स ऑफ डेड organism, virus invade other organisms, but they are not decomposers. Okay, next question. In the grasslands, trees do not replace the grasses as part of ecological succession because of, चार ऑप्शन। पहला, इंसेक्ट एंड फंगी, नहीं, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ओके, हो सकता है। तीसरा, वाटर लिमिट एंड फायर, ये बिल्कुल सही होगा, क्यों, क्योंकि वाटर जो है वहाँ पे लिमिटेड होता है। दैट्स वाई जो हमारे ट्री हैं वो रिप्लेस नहीं कर पाते किसको, ग्रासेस को, ठीक। ओके, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। तो ग्रास इकोसिस्टम और क्लाइमेट इकोसिस्टम इन ग्रास लैंड रीजन वेयर देयर इज नॉट इनफ रेनफॉल टू सपोर्ट अ फॉरेस्ट, ठीक है, ज्यादा रेनफॉल नहीं होता इसलिए वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, ग्रासलैंड ही रहते हैं। ग्रासलैंड आर फाउंड वेयर रेनफॉल इज अबाउट 25 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर, देखो कितना कम है, नॉट इनफ टू सपोर्ट अ फॉरेस्ट बट मोर देन दैट ऑफ अ ट्रू डेजर्ट
Fire is also a limiting factor in grassland, which prohibits succession of grasses by trees. Secondary succession is the sequential development of biotic communities after the complete or partial destruction of the existing communities. Succession is a progressive series of changes which leads to the establishment of relatively stable climax community. Next question. On the planet Earth, most of the fresh water existed ice-capped glacier out of the remaining fresh water. The लार्जेस्ट पॉपुलेशन, देखो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है ना, पहले तो आइस कैप में है, पहले तो ऐसा मतलब 97% बेकार है ना, खारा पानी है समंदर में, बाकी जो 3% है वो उसका मेजर पार्ट जो है आइस में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है ग्राउंड वाटर में, तीसरा है लेक में, लेक रिवर इन सब में। तो दूसरा क्या आया, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर दिख रहा क्या कहीं पे, हाँ दिख रहा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज एक्सट्रीमली अनइवन, केवल 3% जो है फ्रेश वाटर है, बाकी 97% रिसाइड इन ओशियन। फ्रेश वाटर 3% में 69 मतलब लगभग 70% ग्लेशियर में है, मतलब 3% ऑफ फ्रेश वाटर में 70% ग्लेशियर में है। कहाँ पे है, ग्लेशियर में, आइस कैप के फॉर्म में। 30% ग्राउंड वाटर है, क्या है, ग्राउंड वाटर, और बाकी जो बचा लेस देन 1% लेक्स में है, रिवर में है ना, इन सब चीजों में है। ठीक, सोचो कितना कम है लेक्स और रिवर्स में, 30% ग्राउंड वाटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, विथ रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3, अ फूड चेन इलुस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर। ठीक है, फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, बिल्कुल गलत है, डिफरेंट डिफरेंट है ना, स्पीसीज जो है पार्ट होते हैं। तीसरा, अब फूड, दूसरा गलत हुआ तो चलो एलिमिनेशन लगाओ, दूसरा गया, नन तो होगा नहीं, तो पहला हो सकता है, लेकिन उसके लिए तीसरा देख लेते हैं। A food chain illustrates the number of each organism which are eaten by, number of each organism, ये थोड़ी ना बताता है कि ये जो है माइस इतने ही केवल और केवल ग्रासहॉपर को खा सकता है, गलत बात है ना, तीसरा होगा नहीं, केवल और केवल पहला होगा। ठीक, तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है, आसान है, इसलिए पूरा एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। 3 ऑर्गेनिज्म है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर या फिर बायो फर्टिलाइजर्स। देखो नॉस्टॉक जो होता है वो एक बायो फर्टिलाइजर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। कैसे ध्यान में रखेंगे, बस ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि नॉस्टॉक फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, विच मे देन बी यूज्ड और कन्वर्टेड टू अ फॉर्म सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। एगेरिकस एंड स्पाइरोगेरा आर नॉट यूज एज अ बायोफर्टिलाइजर, क्यों, क्योंकि वो एक जीनस मशरूम है कंटेनिंग बोथ एडिबल एंड पॉइजनस स्पीसीज, ठीक है। और स्पाइरोगेरा जो है एक फ्री फ्लोटिंग ग्रीन एल्गी है, दे आर फोटोसिंथेटिक। देखो अभी तो मैं इसका इमेज दिखा सकता था, लेकिन अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया लेक्चर का, इसलिए इसको आप थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट लगा के देख लोगे, ठीक, क्यों, क्योंकि इमेज जो है दिमाग में स्टक रहती है, ध्यान में रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एड नाइट्रोजन टू द सॉइल। नाइट्रोजन एड करता है सॉइल में। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल, बिल्कुल सही है। अगला, बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, कोल जो है मैन के द्वारा बर्न किया जाता है, तो क्या नाइट्रोजन एड करता है, नहीं। डेथ ऑफ वेजिटेशन, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, तो पहला और तीसरा होना चाहिए, सी हो गया आंसर, बिल्कुल पहला और तीसरा करेक्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिया। वेन, अच्छा यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, रटने की जरूरत है क्या, नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन इसके पार्ट होते हैं। वेन प्लांट्स डाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन और डिकम्पोज डेड प्लांट्स सेल्स ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन अबाउट प्लांट मैटर, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज वंस अगेन कन्वर्टेड टू इनऑर्गेनिक अमाउंट अमोनिया एंड रिलीज इनटू द सॉइल। दूसरा करेक्ट, गलत है, क्यों, क्योंकि बर्निंग ऑफ कोल डज नॉट एड नाइट्रोजन टू सॉइल बट इट रिलीजेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, सो इतना ही था। आई होप कि एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो एक ही चीज बच गया, क्या बचा हमारा, जो अभी मैंने बताया है ना, ये तीनों के तीनों, तो इसका भी देख ही लेते हैं, ठीक है, क्यों, एक चीज के लिए पूरे के पूरे लेक्चर को है ना ये करना। तो नो स्टॉक जो है, नो स्टॉक आ गया, नो स्टॉक, ये आप देख सकते हो, ये होता है नो स्टॉक। ओके, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में। ठीक है, तो मतलब एक बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था एगेरिकस। अगेरिकस अगेरिकस अगेरिकस, ये भी देख सकते हो आप। अगेरिकस ये रहा आपके सामने। मशरूम है ना, टाइप ऑफ मशरूम, कैसा पॉइजनस भी होता है और खाने योग्य भी होता है। ठीक है, ये होता है एगेरिकस, याद रहेगा आई होप। तीसरा था हमारा स्पाइरोगीरा। स्पाइरोगीरा स्पाइरोगीरा स्पाइरोगीरा। ठीक, स्पाइरोगीरा। तो ये रहा स्पाइरोगीरा आपके सामने। ठीक है, अजीब सा ही है तो दिख रहा है ना। ओके, तो क्या है स्पाइरोगीरा? इज अ फ्री फ्लोटिंग ग्रीन एल्गी। अच्छा, ग्रीन एल्गी है तो ऐसा ही दिखेगा ना। दे आर फोटोसिंथेटिक एंड कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू अ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में ये यूज किया जाता है, क्योंकि कब भी ऐसे फोटोसिंथेसिस करता है, एक टाइप ऑफ एल्गी है। ठीक, तो आई होप कि आपको याद रहेगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है ना। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया आई नो, लेकिन आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी होगा हर एक चीज का, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलो, आज के लिए हम क्या करेंगे, हर लेक्चर में, जैसे कि आपको पता है मेंस में आपको लिखने की जरूरत होती है, कोटेशन वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए, ना केवल हमारी लाइफ बल्कि दूसरों की भी। तो इसी पर्पज के साथ कि आपको मेंस में भी हेल्प मिले इन सबको यूज करने का, साथ में जीवन में आगे बढ़ने का प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले, उसके लिए हर लेक्चर के लास्ट में 2 लाइन रहेगी। जैसा कि आप जानते हो कि मैं एक पोएट भी हूँ, राइटर भी हूँ, लिखता हूँ बहुत कुछ। तो कभी कभार मेरे लिखे हुए कुछ मिल जाएंगे, कभी कभार कुछ बेहतरीन कोटेशन है ना, कोट आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए है कि resilience is knowing that you are the only one who has the power and responsibility to pick yourself up। समझ रहे हो आप कि आपके आपके पास ही पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को फिर से, है ना, उठ के खड़ा करने का। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन वे में क्लियर हुआ होगा और मोटिवेशन मिला होगा कि हाँ, हमें अपने आप को खुद संभालना है। हम किसी का वेट इंतजार नहीं कर सकते कि वो फलाना ठिकाना आएगा और हमें, है ना, मोटिवेट करेगा या फिर हमें उठा के खड़ा करेगा, है कि नहीं। चलो, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और लड़ते रहिए।